तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। याद रखिएगा समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे हो गया एसएससी, रेलवे के अंतर्गत जितना भी एग्जाम हो गया, एसएससी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम हो गया और किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप 30 प्रश्न को करके जाते हैं आप किसी भी एग्जाम में, तो आपको वहाँ पर लाभदायक होगा, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो याद रखिएगा ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चार मीनार कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चार मीनार कहाँ है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। महात्मा गांधी को जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1869 को हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। याद रखिएगा सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा शाक वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो याद रखिएगा तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुकाराम कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बेथलहेम में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है न्याय दर्शन के लेखक कौन था? न्याय दर्शन के लेखक कौन था? तो याद रखिएगा गौतम था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के लेखक कौन था? तो गौतम था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? तो याद रखिएगा सामवेद से लिया गया था। याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? तो सामवेद से लिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? तो याद रखिएगा कथकली से। याद रखिएगा किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न
सिक्योर। अगला प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन-सा है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन-सा है? तो याद रखिएगा बीना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन-सा है? तो बीना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोनालिसा क्या है? तो एक प्रकार का चित्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोनालिसा एक प्रकार का चित्र है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा केरल का। कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के थे। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जियो और जिनो दो किसने कहा था? जियो और जिने दो किसने कहा था? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जिने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा 29 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी 30 वर्ष है। याद रखिए राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम बना था। याद रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम बना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था समाज विज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। तो चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।